फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और पढ़ाई भी ठीक ठाक से चल रही होगी। पढ़ाई को ही ध्यान में रखते हुए मैंने आज से प्रैक्टिस सेट एडिटोरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 5000 का क्वेश्चन जो है वो मैंने स्टार्ट किया है। इसमें मैं एक या दो दिन पे एक एक सेट लेके आते रहूँगा, क्योंकि हर एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं। हर एक सेट में 50 क्वेश्चन होते हैं और मैं 50 क्वेश्चन को अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लाऊंगा, जो कि आगे होने वाले एग्जाम, चाहे बिहार दरोगा का हो या बिहार पुलिस का हो या फिर बिहार एसएससी के द्वारा लिया जाएगा एग्जाम, यहाँ तक कि बीपीएससी के एग्जाम में भी बहुत फायदा करेगा। देखते हैं आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, ये पहला सेट है। इसमें पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये क्वेश्चन जो है एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 दिसंबर, बी हो जाएगा इसका 31 दिसंबर 1600। आइए इसके बारे में जानते हैं अलग से कुछ। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसकी स्थापना जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना जो थी 31 दिसंबर 1600 में हुआ था। ठीक है। और इसका जब स्थापना हुआ था उस समय टोटल इसमें 217 साझेदार थे। और इसके प्रथम गवर्नर की अगर बात करें तो टॉमस स्मिथ थे। कौन थे? टॉमस स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे। तो ये क्वेश्चन हो गया। स्थापना 31 दिसंबर 1600। साझेदार स्टार्टिंग में कितने थे? 217 थे। और पहला गवर्नर कौन था इसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो टी स्मिथ था। ठीक। इसके अलावे और भी अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापना की थी 1611 में मुसलीपट्टनम में, जो कि पहली सफल फैक्ट्री थी। वैसे इन्होंने 1608 में असफल प्रयास किया था। 1608 में इन्होंने 1608 में असफल प्रयास किया था। 1608 में किया था इन्होंने असफल प्रयास। 1608 में सूरत में किया था, जो कि असफल हुआ था। ये सफल हुआ था जाके 1613 में जाके सफल हुआ था। बाद में सूरत में 1613 में जाके स्थापना हुआ था। वही हम 1611 में बात करें तो मुस्लिमपट्टनम में स्थापना हो गया था पहली फैक्ट्री, सफल फैक्ट्री। या इसको ऐसे भी पूछ सकता है नए सिरे से कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पे पहली फैक्ट्री डाली थी कहाँ पे? तो मुस्लिमपट्टनम में। ये पूरा मुस्लिमपट्टनम जो है पूरब में पड़ता है, भारत के पूर्वी तट पे पड़ता है। वही अगर पश्चिमी तट की बात करें तो सूरत में 1613 में। ठीक है। तो इससे इतना क्वेश्चन बना। ठीक है, आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं है? मतलब एक तरह से ये गरम दल और नरम दल की बात कर रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है उग्र उग्र राष्ट्रवादियों का के बारे में पूछ रहा है। तो इनमें कौन शामिल नहीं था? तो गरम दल में कौन शामिल नहीं होगा? तो लाल बाल पाल तो गरम दल के हैं। ठीक है। लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र, ये तो गरम दल के। इसका आंसर गोविंद रनाडे हो जाएंगे। ठीक है, जो नरम दल से थे। तो इसमें हम थोड़ा जान लेते हैं गरम दल और नरम दल में कौन कौन थे। तो गरम दल में तो लाल बाल बोल ही दिया मैंने, और इसमें अरविंद घोष हो जाएंगे, और बीजी तिलक तो बोल ही दिया, एक अरविंद घोष हो जाएंगे। ठीक है, गरम दल में और एक लाल बाल पाल और अरविंद घोष हो गए। और बाद बाकी चंद्रशेखर आजाद, ये सब, भगत सिंह, ये सब गरम दल में ही आते थे। ठीक है। नरम दल की अगर बात करें, नरम दल की, तो नरम में आएगा गोपाल कृष्ण गोखले,
नेरोजी आएंगे, उमेश चंद बनर्जी आएंगे, फिरोज शाह मेहता आएंगे। ठीक है। और नरम दल और गरम दल की अगर बात करें तो नरम दल 1900 कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूछता है कि इन दोनों में टकराव हुआ था, मतलब अलग हो गए थे, विभाजन हुआ था, तो 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन में। उस समय गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे और नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे थे। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरम दल का नेता कौन था जब विभाजन हुआ था, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और गरम दल का बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उनमें से उसके कौन से परिणाम के बाद में घातक सिद्ध हुआ? उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? ठीक है। तो इसका हो जाएगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि, ये तो नहीं होगा। ठीक है। समझौता होने पर कठुता में वृद्धि हो गई। तीसरा है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया, तो 3 नंबर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था। ये ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि मुसलमानों की जो मांग थी ना, मुस्लिम लीग की जो मांग थी, वो कांग्रेस के द्वारा मान लिया गया था, कांग्रेस के द्वारा मान लिया गया था। अब मुस्लिम लीग की बात आई तो मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मुस्लिम लीग का स्थापना जो है 30 दिसंबर 1906 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो ये क्या कहते हैं, ढाका के एक नवाब थे, ढाका के नवाब थे सलीम उल्लाह, इन्होंने निमंत्रण दिया था और इस निमंत्रण का अध्यक्षता जो है बकारुल मुल्क ने किया था। किसने किया था? बकारुल मुल्क, बकारुल, ये सब लिखते जाइएगा, बकारुल मुल्क ने किया था। ठीक है। बकारुल मुल्क ने किया था। तो मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व जो है स्थापना करने के लिए आमंत्रण किसने दिया था? 30 दिसंबर 1906 को आमंत्रण दिया था ढाका के नवाब सलीम उल्लाह ने आमंत्रण दिया था। और उसकी अध्यक्षता उस समय किसने किए थे? बकारुल मुल्क ने किए थे। ठीक है। बकारुल मुल्क ने किए थे और उसी में उदय हुआ था अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का, जिसका मुख्यालय लखनऊ में। ये क्वेश्चन पूछता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में है। ठीक है। उसके बाद संविधान, मुस्लिम लीग का संविधान बनाया गया, मुस्लिम लीग का संविधान बनाया गया 1907 में। मुस्लिम लीग का संविधान 1907 में कराची में मुस्लिम लीग का संविधान बना। कहाँ बना? कराची में। कराची में मुस्लिम लीग का संविधान बना। और 1908 में इसका पहला अधिवेशन हुआ। 1908 में अधिवेशन हुआ। कहाँ? तो अमृतसर में हुआ था अधिवेशन। अमृतसर में अधिवेशन हुआ था 1908 में, जिसका अध्यक्षता किया था सैयद इमाम। कौन किया था? इस 1908 का अध्यक्षता कौन किया था? तो सैयद इमाम किया था। सैयद इमाम किया था। ये यहाँ पे हम लोग बहुत कंफ्यूजन होते थे, हम लोग आगा खा मार देते थे। 1908 का अध्यक्षता किसने किया था? सैयद इमाम ने किया था। ठीक। और इसी अधिवेशन में, अमृतसर वाले अधिवेशन में 2 फैसला लिया गया। क्या? तो एक अलग से निर्वाचन, मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की मांग की गई। ठीक है। पृथक निर्वाचन, क्या? पृथक निर्वाचन की मांग की गई। ठीक है। यहीं से पृथक निर्वाचन का मांग रखा गया था, जो कि 1909 में पार्लियामेंटों में पारित हुआ था। पृथक निर्वाचन का मांग रखा गया था, यहीं से पारित हुआ था। ठीक है। और दूसरा, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनाए गए थे। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? आगा खां। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष पूछेगा तो आगा खां, लेकिन इसके प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? सैयद इमाम ने किया था 1908 में, जो अमृतसर में हुआ था। 1908 में जो अमृतसर में हुआ था। ठीक है। तो इतना सारा मुस्लिम लीग से हम लोग देखे हैं। ठीक है। बहुत ही बेबी आया है। चलते आगे। चौथे नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें
तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है, ठीक, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा अब लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, ठीक, 1940 में हुआ था। ठीक है, डेट भी इसका इंपॉर्टेंट है, 17 अक्टूबर। ठीक है, 17 अक्टूबर में 1940 में हुआ था। ठीक, और व्यक्तिगत सत्याग्रह जब 40 में हुआ तो उस समय क्या गवर्नर जनरल पूछ रहा है ना, तो गवर्नर जनरल लिनलिथगो थे, क्योंकि इनका कार्यकाल 1936 से 43 था। किनका? लिनलिथगो का कार्यकाल। लिनलिथगो का कार्यकाल कब से था? 1936 से 43 था। ठीक है, और इनके समय और भी बहुत कुछ हुआ था। लिनलिथगो के समय में, लॉर्ड लिनलिथगो के समय में क्या हुआ था वो हम थोड़ा देख ले। लिनलिथगो के समय में पहला चुनाव हुआ। लिनलिथगो के समय में, लिनलिथगो के समय में, ठीक है, फर्स्ट चुनाव हुआ। फर्स्ट इलेक्शन जो है, इलेक्शन इन्हीं के समय में 1937 में हुआ था। 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं के समय में शुरू हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन्हीं के समय में चालू हुआ था। उसके बाद अगर बात करें, क्रिप्स मिशन भारत आया था। कौन आया था? क्रिप्स मिशन जो है, क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया था? तो ये भी पूछता है। तो मार्च मार्च 1942 में आया था। कब आया था? मार्च 1942 में आया था। कौन? क्रिप्स मिशन। किसके समय में? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय में आया था, और इन्हीं के समय में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। तो हम लोग अभी व्यक्तिगत सत्याग्रह देख रहे थे। ठीक, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में थोड़ा और जान ले। इसका ये कब स्टार्ट हुआ था? 1940 में। कब स्टार्ट हुआ था? 1940 में स्टार्ट हुआ था। और 1940 में जो स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? तो पवनार। ये पवनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में, वर्धा के पास में पड़ता है ये पवनार। ठीक है, वहीं से स्टार्ट हुआ था। गांधी जी स्टार्ट किए थे, और इसके 3 सत्याग्रही थे। ठीक है, ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, ठीक है, इसके 3 सत्याग्रही थे। 3 कौन कौन? तो पहला था विनोबा भावे। कौन थे? पहला विनोबा भावे। ठीक है, दूसरा थे नेहरू जी। दूसरा नेहरू जी। ठीक है, और तीसरा जो थे ब्रह्मदत्त। तीसरा कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। तीसरा ब्रह्मदत्त थे। तो दूसरा नेहरू जी, तीसरा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पहला कौन था, दूसरा कौन था, और तीसरा कौन था, ये पूछा हुआ है। ठीक, तो इसको ठीक से देख लीजिएगा एक बार। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इतना काफी आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि हम लिखने में थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है। चलिए आगे चलते हैं। जो हम बोल रहे हैं उसके साथ मतलब लिखते जाइएगा। चलिए आगे। आगे का क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं के बारे में बोल रहा है। क्या बोल रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? तो वो हम देखेंगे। पहली संस्था जो थी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। कौन थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से सबसे पहली और प्रमुख संस्था कौन थी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब हम देख लेते हैं थोड़ा इससे रिलेटेड, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। 1885 से पहले ऐसे बहुत सारी संस्थाएं थी जो कार्यरत थी। सबसे पहले तो एक तो ये पूछ देता है कि कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था किसे बोला गया है? कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था किसे बोला गया है? मतलब कांग्रेस का पूर्वगामी संस्था कौन था? तो कांग्रेस का पूर्वगामी जो था, कांग्रेस का पूर्वगामी, ठीक, इससे कांग्रेस से पहले जो था ना, उसका नाम था इंडियन एसोसिएशन। क्या था? इंडियन एसोसिएशन। एसोसिएशन, ठीक है, एसोसिएशन नाम था, इंडियन एसोसिएशन। और इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 1876 में हुआ था। कब हुआ था? 1876 में। ठीक है, कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। और यही सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी है जिन्होंने बोला था बंगाल विभाजन जो है हमारे ऊपर बम के गिरने के समान है। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही बोला था बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम गिरने के समान है। ठीक है,
तो कांग्रेस का पूर्वगामी हो गया ये संस्था कौन, इंडियन एसोसिएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन अगर जब आप याद किए हैं, उसी तरह एक और संस्था है जिसका नाम है इंडियन लीग। क्या नाम है, इंडियन लीग, इंडियन लीग नाम है, ठीक है। तो इंडियन लीग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना शशिर कुमार घोष ने किया था 1875 में। कब किया था, 1875 में। शशिर कुमार घोष, शशिर कुमार घोष ने किया था, ठीक है, घोष ने किया था, शशिर कुमार घोष। इंडियन लीग की स्थापना कौन किए थे, शशिर कुमार घोष किए थे, ठीक है, 1875 में। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन के बारे में बोल रहा है कि साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, कथन सही है, ठीक है। तो इसके सही बोल रहा है, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा स्थापित करने की संतुष्टि की, नहीं, ये गलत है, ठीक है। इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया, नहीं दिया था, कुछ नहीं दिया था, ठीक है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया, ठीक है, ये सही है। तीसरा ये सही है, ठीक है, उन्मूलन का सुझाव दिया था साइमन कमीशन। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका का उन्मूलन का सुझाव दिया, ठीक है, और तीसरा सही है। चौथा तो गलत ही होगा। इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संतुष्टि की कि ब्रिटिश भारत का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक हो। ब्रिटिश भर्ती का ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन जो था, ठीक है, साइमन कमीशन की अगर बात करें तो साइमन कमीशन का गठन जो है ना 1927 में हो गया था। कब हो गया था, 1927 में ही हो गया था। लेकिन अगर बात करें इनके भारत आने की तो ये अगले साल भारत आया था। भारत कब आया था, इंडिया आया था, इंडिया में आया था 3 फरवरी, ये डेट पूछता है, 1928 को आया था। कब आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था। इंडिया कब आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था, ठीक है, 3 फरवरी 1928 को आया था इंडिया, ओके। और ये साइमन कमीशन का नौबत ही क्यों आया था, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भारत में 1919 का एक्ट बना था, जब भारत में 1919 का एक्ट बना था, ठीक है, 1919 का, एक सेकेंड, हाँ चलिए। जब भारत में 1919 का एक्ट बना था, 1919 का एक्ट जो बना था, ठीक है, तो उसमें प्रावधान किया गया था कि 10 साल के बाद एक ऐसा आयोग बनाया जाएगा, ठीक है, जो ये जांच करेगा कि 1919 का जो एक्ट जो है इसके द्वारा क्या भारत में उत्तरदायी शासन सरकार का गठन कर सकते हैं। तो इसी की जांच के लिए, ठीक है, 1927 में, ठीक है, उस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी था। कौन था, कंजर्वेटिव पार्टी था, ठीक, कंजर्वेटिव पार्टी था। और उसके प्रधानमंत्री जो थे ब्लॉडबिन थे। कौन थे, पीएम कौन थे उस समय, ब्लॉडबिन। बोलेगा साइमन गठन के समय पीएम कौन था, ब्लॉडबिन। कौन था, ब्लॉडबिन था पीएम। इंग्लैंड का पीएम कौन था, ब्लॉडबिन था। तो इन्होंने क्या किया, गठन कर दिया साइमन कमीशन का। क्यों, क्योंकि 1928 में ब्रिटेन में चुनाव था, 1928 में ब्रिटेन में चुनाव था, और इनको ऐसा लग रहा था कि लेबर पार्टी की सरकार जीत जाएगी। इसलिए इन्होंने 1 साल पहले ही, 2 साल पहले, जो 1929 में होना था आयोग का गठन जो है 10 साल बाद, ऐसा प्रावधान था। तो इन्होंने 2 साल पहले ही, क्योंकि 28 में चुनाव था, तो 27 में ही इन्होंने गठन कर दिया और 28 में भारत में भेज दिया। 3 फरवरी को भेज दिया भारत में साइमन कमीशन। लेकिन साइमन कमीशन को भारत में कस के जोरों से मतलब
विद्रोह हुआ, विरोध किया गया, विद्रोह नहीं हुआ, विरोध किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे। कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे, और 7 मेंबर अंग्रेज थे, इसलिए इसको व्हाइट कमीशन भी बोला गया। क्या बोला गया? व्हाइट कमीशन बोला गया। चलिए, काफी है इतना, आगे चलते हैं हम लोग। दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी ने, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा? किस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा? तो लिबरल पार्टी, और ये जीत भी गए थे 1892 में। ठीक है, 1892 में चुनाव लड़े थे और जीत भी गए थे। फिंसबरी को हराए थे। किसको हराए थे? फिंसबरी को हराया था 1892 में। ठीक है, दादा भाई नेहरू को ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। और सबसे पहले इन्होंने ही प्रति व्यक्ति आय, पीपीआई, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, ठीक है, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, सॉरी, पीसीआई का माप किया था। सबसे पहले पीसीआई का माप किया था। सबसे पहले पीसीआई का इन्होंने ही माप किया था। और इनका क्या, कितना माप किया था? 20 रुपया बताया था इन्होंने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ था? किस शासक है? तो ये स्कंदगुप्त के समय हुआ था। ये गुप्त वंश का शासक था। स्कंदगुप्त जो था गुप्त वंश का शासक था। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी था इसका। ठीक है, और इसके संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। कौन थे? श्रीगुप्त थे। और गुप्ता गुप्त वंश का लास्ट शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था। कौन था? विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में और जान लीजिए। इन्होंने क्या बोलते हैं, एक झील था, ठीक है, उस जिसका निर्माण रुद्रदामन ने करवाया था। नहीं, रुद्रदामन नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। उस झील का इन्होंने क्या किया? जीर्णोद्धार किया। इन्होंने जीर्णोद्धार किया। झील, झील कौन सा झील था? सुदर्शन झील था। झील का नाम था सुदर्शन। इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार रुद्रदामन द्वितीय ने किया था। रुद्रदामन द्वितीय ने किया था। उसके बाद फिर स्कंदगुप्त ने इनका जीर्णोद्धार किया था। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 8 नंबर के बाद 9 नंबर, एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख की अगर बात करें, एहोल अभिलेख, तो एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय। और इसको किसने लिखा? लिखा है रवि कीर्ति ने। किसने लिखा है? रवि कीर्ति ने। लेखक कौन था? रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय की अगर बात करें, तो पुलकेशिन द्वितीय जो थे चालुक्य वंश से संबंधित थे। चालुक्य, चालुक्य कौन सा? चालुक्य, चालुक्य, चालुक्य में भी बतापी वंश। चालुक्य कौन सा? चालुक्य की राजधानी बतापी। बतापी वाले चालुक्य से संबंधित थे। कौन? ये पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य के बतापी से संबंधित थे। इन्होंने मेगुती, पुलकेशिन द्वितीय जो थे मेगुती मंदिर का निर्माण किया था। कौन मंदिर? मेगुती मंदिर। मेगुती मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, और ये हर्षवर्धन को हराए थे। किसको हराए थे? हर्षवर्धन को हराए थे। हर्षवर्धन को हराए थे। हर्षवर्धन को हरा के कौन सा उपाधि धारण किए थे? तो परमेश्वर की उपाधि। इनको परमेश्वर बोला गया। परमेश्वर, परमेश्वर की उपाधि लिए थे हर्षवर्धन को हराने के बाद। और एक उपाधि इन्होंने धारण किया था, दक्षिणापथेश्वर। कौन सा? दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर का धारण किया था। पथेश्वर का धारण किया था। दक्षिणापथेश्वर का धारण किया था। ठीक है, और ये तो इनका हो गया। इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और इनको जो है, ठीक, कौन हरा दिया था? पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन पीएस द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय ने, पुलकेशियन द्वितीय ने हरा दिया था। ठीक है, द्वितीय ने हरा, सॉरी, पुलकेशियन द्वितीय को, पुलकेशियन द्वितीय को किसने हरा दिया था? तो पुलकेशियन, गलत है ये, पुलकेशियन द्वितीय को ही, पुलकेशियन द्वितीय थोड़े हराएगा। पुलकेशियन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया था। ये पल्लव वंश के शासक शासक थे। और कहा जाता है कि इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हरा दिया था इनको। और इसी युद्ध में संभवतः इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण ये
बतापी, बतापी को जीत लिया था और नरसिंह वर्मन ने बतापी कौट की उपाधि धारण की थी। किसका? बतापी कौट का उपाधि धारण किया था। आगे चलते हैं हम लोग। सत्यमेव जयते, क्या? सत्यमेव जयते, यह है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ मिलता है, कौन से उपनिषद में? तो मुंडको उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में मिलता है। अब उपनिषद की अगर बात करें तो मुंडको उपनिषद, ठीक है, ये कौन से वेद से संबंधित है? तो अर्थवेद, अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है, अथर्ववेद से संबंधित है मुंडकोपनिषद। अब हम उपनिषद की अगर बात कर ही दिए तो उपनिषद देखें तो उपनिषद जो है, उपनिषद टोटल कितना है? 108 है, जिसमें 13 मूलभूत है। कितने हैं? 13 मूल है। मूल रूप से 13 मूलभूत जो बेसिक है ना, कितना है? 13 है, ठीक है। 108 में भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। यहाँ पे जैसे कठोपनिषद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? कठोपनिषद। कठोपनिषद और एक है बृहदन्यक, बृहदन्यक उपनिषद, ठीक है। बृहदन्यक उपनिषद जो है, ये दोनों यजुर्वेद से संबंधित है। किससे? यजुर्वेद से। पूछ देता है, यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। कठोपनिषद और बृहदन्यक उपनिषद। बृहदन्यक के बारे में बोला गया सबसे बड़ा उपनिषद है, सबसे बड़ा उपनिषद है, और इसी के बारे में बोला गया है सबसे पुराना भी है, सबसे पुराना। बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया, सबसे पुराना उपनिषद कौन है? तो बृहदन्यक उपनिषद। और कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद है। कौन सा? यम नचिकेता संवाद है, नचिकेता संवाद है। यम और नचिकेता का कहानी किसमें है? कठोपनिषद में। और एक उपनिषद है जाबलो उपनिषद। कौन सा? जाबलो उपनिषद। जाबलो, जाबलो उपनिषद में, ठीक है, जाबलो उपनिषद में 4 आश्रम व्यवस्था है। 4 आश्रम व्यवस्था का चर्चा किसमें है? तो जाबलो उपनिषद में, ठीक है। चलते हैं आगे। उपनिषद हो गया। महावस्तु, महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? महावस्तु जो है, ठीक है, महावस्तु बोल रहा है, महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है। तो महावस्तु ये महायान से संबंधित है, ठीक है, महायान से संबंधित है। ओके, तो महायान से संबंधित है। एक क्वेश्चन पूछता है कि महायान और हीनयान ये दो भाग में बौद्ध धर्म बट गया था, तो किस संगति में बटा था? तो चतुर्थ संगति, फोर्थ में बट गया था, फोर्थ में बट गया था, महायान और हीनयान में बट गया था, ठीक है। चतुर्थ संगति का अध्यक्षता किसने किया था? ये भी क्वेश्चन है। चतुर्थ संगति का अध्यक्षता जो है, ठीक है, कनिष्क ने किया था। किसने किया था? सॉरी, अध्यक्षता राजा कनिष्क था, ठीक है, राजा कनिष्क था, लेकिन अध्यक्षता जो है, ठीक है, अध्यक्षता जो है वसुमित्र ने किया था। किसने किया था? वसुमित्र ने किया था, वसुमित्र ने किया था। और उपाध्यक्ष जो था अश्वघोष था। उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष था, ठीक है। आगे चलते हैं। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? ठीक है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। क्या नाम था? इबादत खाना, इबादत खाना नाम था। और इबादत खाना, ये जो इबादत खाना है, ठीक, इसका स्थापना में भी 1575 में हुआ था। कब हुआ था? 1575 में हुआ था, ठीक। इबादत खाना, इबादत अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम, ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, थोड़ा ये एक बार देख लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध, हाँ, अकबर 1575 ही होगा, इबादत खाना 1575 ही होगा, ठीक। देखना क्या है, 1575 ही होगा। और सब धर्म के लिए, ठीक है, इसको खोल दिया गया था, 3 से याद आ गया मेरे को, सब धर्म के लिए 3 साल बाद खोला गया था इसको। इस इबादत खाना को 3 साल बाद 1578 में खोल दिया गया था, सब धर्म के लिए, ठीक है। 1575 में इसका स्थापना हुआ था, 1575 में इसका स्थापना इबादत खाना का, और सब धर्म के लिए 1578 में खोल दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जान लेते हैं, ठीक है। मजहर का घोषणा एक किया था, मजहर घोषणा हुआ था 1579 में। कब हुआ था? 1579 में। 1575 में इबादत खाना, 1578 में सब धर्म के लिए खोल दिया, और मजहर का घोषणा किया था 1579 में। वही दीन इलाही धर्म जो है, दीन इलाही धर्म 1582 में हुआ था, ठीक है। और दीन इलाही हो गया 82, और 1 साल बाद इलाही संबत चला दिया 1583
83, इलाही संबत 82-83, ठीक है। दीन इलाही 82, इलाही संबत 83। तीर्थ यात्रा अगर बोलेगा, ठीक है, तीर्थ यात्रा तो तीर्थ 1500 तीर्थ 63 और वही जजिया को ख़त्म किया था। तीर्थ यात्रा कर जो है 1563 में ख़त्म कर दिया और जजिया कर को 1564 में, ठीक है, 1564 में, ठीक है। आगे चलते हैं। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा जो किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो ये तो अकबर के समय में था। अब हम थोड़ा देख लेते हैं तानसेन के बारे में। तानसेन का नाम जो था, ठीक है, पहले क्या था? वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। क्या था? रामतनु पांडे था। तो रामतनु पांडे से ये तानसेन नाम इसको किसने दिया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। रामतनु पांडे से तानसेन नाम किसने दिया? तो ग्वालियर के राजा थे, राजा विक्रमजीत ने, ठीक है। तानसेन की उपाधि दी रामतनु पांडे को। कौन? ग्वालियर के राजा थे, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत ने दिया था, ठीक है। तानसेन की, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तानसेन की उपाधि रामतनु पांडे को किसने दी? तो ग्वालियर के राजा विक्रमजीत। और एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि तानसेन जो अकबर के दरबार में आया था, उससे पहले किसके दरबार में रहता था? अकबर से पहले किसके दरबार में रहता था? तो रीवा के राजा जो थे, ठीक है, रामचंद्र के दरबार में रहता था। रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में, ठीक। कौन? तो ये तानसेन रहता था, ठीक। आगे चलते हैं। बोल रहा है कि न्यूकैसल, क्या बोल रहा है? न्यूकैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में, किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। ये किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में, ओके। ये किस देश में? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात किए, ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा बोलेगा तो डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, ओके। ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। अब ऑस्ट्रेलिया डॉलर है। और यहाँ पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है? ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल के बारे में एक पूछता है, ठीक। यहाँ पे मरुस्थल है 7GB, 7 से याद रखिए सैंडी मरुस्थल है। जी से गिब्सन है, गिब्सन मरुस्थल है। बी से विक्टोरिया है। ये 3 मरुस्थल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया, सैंडी गिब्सन और विक्टोरिया, ठीक है। हो गया। आगे चलते हैं। एक और है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे जो है, ऑस्ट्रेलिया जैसे मान लीजिए ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति पाया जाता है, जिसको ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। क्या? ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं, ओके। चलते हैं आगे है आपका देशांतर रेखा के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखा के संबंध में ये क्वेश्चन आपका बोल रहा है, देशांतर रेखा के संबंध में कौन सही है, ठीक। तो देशांतर रेखा के संबंध में यह अक्षांशों रेखा के समांतर है, गलत है। इसकी संख्या 180 है, गलत है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करता है, नहीं, गलत है। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है, ये सही है। डी नंबर आपका जो है सही है। डी नंबर आपका सही है, ये डी नंबर आपका सही है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, उत्तर से शुरू और दक्षिण की ओर सीक्वेंस में सजाना है इसको, कि नॉर्थ से साउथ में, ठीक है, कौन आएगा? सबसे पहले जो आता है नल्ला मलाई पहाड़ी आता है, नल्ला मलाई पहाड़ी, सी नंबर इसका हो जाएगा। उसके बाद जवादी पहाड़ी, उसके बाद नीलगिरी, और सबसे लास्ट में आता है अन्नामलई पहाड़ी, ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। सी नंबर इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी अपने मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी, ठीक है। बिहार का शोक बोला जाता है, वही दामोदर को बंगाल का शोक बोला जाता है। महानदी किस राज्य में बहती है? उड़ीसा में बहती है। गंडक आपका बिहार में है, ठीक है।
बिहार यूपी दोनों में, ठीक है, गंडक। आगे चलते हैं। किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुउर्वरक हो जाती है, अनुउर्वरक हो जाती है? आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो है बोल रहा है अनुउर्वरक हो जाती है। लोहा का मात्रा किस में होता है? तो लोहा का मात्रा आपका जो है लेटेराइट में होगा। किस में होगा? लेटेराइट में होगा, लेटेराइट में, ठीक है, लेटेराइट मिट्टी। आगे चलते हैं। जलोढ़ मिट्टी जानते हैं, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर बोलते हैं, और जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं, ठीक है, खादर बोलते हैं। ओके, बांगर और खादर, नवीन नया को खादर, अब बुढ़ा वाला जो हो गया वो बांगर, ठीक है। रेगुर मिट्टी काली, ये कपास के लिए जानी जाती है। आगे चलो। प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, ये भी सही, ये सही है। यह एक कण प्रकृति है, सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, सही है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें। बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो उसमें सड़ता है, सड़ने का मतलब हो गया किण्वन हो गया, ये नंबर। बायोगैस तो गोबर गैस की अगर बात बोले, ठीक है, गोबर गैस का खोज किसने किया? क्वेश्चन पूछा हुआ है। सी देसाई ने किया, सी देसाई ने किया, ठीक है। किसने किया? देसाई ने किया, ठीक है। आगे चलो। 21 नंबर। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होगा? वर्ग अगर बढ़ेगा, एक जैसे वर्ग की अगर बात करोगे, ठीक है, वर्ग अगर बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है, तो इसमें बढ़ता है। एक वर्ग से नीचे परमाणु का आकार क्या हो जाएगा? जैसे ही बढ़ेगा तो अब पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इससे क्या परमाणु का आकार बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 नंबर, बढ़ता है। 21 का ए हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक। आगे चलते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? प्रकाश का विसरण, ठीक है, प्रकाश का विसरण का कारण धूलकण है। क्या है? बी नंबर, धूलकण है। प्रकाश के विसरण का कारण धूलकण है, ठीक है। वही गैस का विसरण जो होता है उसका नियम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। गैस के विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सर्प विरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक। सर्प विरोधी सुई में क्या होता है? सर्प विरोधी सुई में क्या होता है? स्वर्ण होता है। सर्प विरोधी सुई में क्या होता है? स्वर्ण होता है, स्वर्ण यौगिक होता है। अब स्वर्ण का क्या होता है? एटॉमिक नंबर 79। वही आपका चांदी का कितना होता है? चांदी का होता है एजी का कितना होगा? 47। और आयोडीन का कितना होता है? 53। आयोडीन का 53 है। क्लोरीन का 17 तो जानते हैं, क्लोरीन का 17 होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 25 नंबर। तो 25 नंबर में आपका बोल रहा है कि दाब का बीमीय सूत्र क्या होगा? दाब का बीमीय सूत्र, दाब बराबर प्रेशर बराबर होता है F/A। प्रति एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल ही आपका कहलाता है, ठीक है, दाब। अब F बराबर क्या होता है? MA। F बराबर क्या होता है? MA। तो M का तो आप M ही लिखोगे, ठीक है। A का क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो मीटर को आप L लिखोगे, सेकेंड स्क्वायर तो T माइनस T स्क्वायर हो जाएगा नीचे में, ठीक है। A आपका यहाँ पे क्या है? L स्क्वायर है। L लंबा, एरिया को आप क्या लिखोगे? लंबाई गुना चौड़ाई, तो दोनों तो ये मीटर ही बताएगा ना, तो L स्क्वायर है, तो ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये T-2 हो जाएगा, तो ये हो गया ML-1 T-2। ये किस में है? L-, तो बी नंबर में, तो आपका बी नंबर हो जाएगा आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं। जेब सेल क्या है? तो जेब सेल कोयला हो जाएगा आपका। जेब सेल क्या है? तो जेब सेल कोयला हो जाएगा, ठीक है। कोयला की अगर बात करें तो कोयला 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एंथ्रासाइट, ठीक है, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक। सबसे निम्न कोटि का पीट होता है और सबसे उच्च कोटि का एंथ्रासाइट होता है, ठीक है। 80+ ही होता है इसमें कोयला का मात्रा, ठीक। सबसे कम पीट में होता है। लिग्नाइट को आपको भूरा कोयला बोलते हैं, वही बिटुमिनस को क्या बोलते हैं? घरेलू कोयला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घरेलू कोयला बोलते हैं बिटुमिनस के। लिग्नाइट का भारत में भंडार कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के नवेली में है, ठीक है। आगे चलते हैं। यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? तो यादाश्त ये आपका हो जाएगा
बी से हो जाएगा सेरेब्रम से। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की अगर बात करें तो भूख प्यास गिरना ये सब इसी के कारण होता है, भूख प्यास गिरना। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की अगर बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, बोलता है स्पाइनल कॉर्ड, एक क्वेश्चन पूछा था ठीक सचिवालय सहायक में कि स्पाइनल कॉर्ड की रक्षा कौन करता है, तो कशेरुकी दंड। कौन करता है? कशेरुकी दंड करता है, कशेरुकी दंड करता है। ठीक है, आगे चलिएगा। ठीक है, आगे अगर बात करें सेरेबेलम की बात करें, सेरेबेलम, तो सेरेबेलम जो है ठीक है शरीर को अस्थायित्व प्रदान करता है, मतलब जितनी भी शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं हैं, जितनी भी शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो सब इसी के कारण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो ये आपका हो जाएगा ठीक है आर्कियोपेट्रिक्स, आर्कियोपेट्रिक्स जीवाश्म पक्षी। डायरेक्ट इसको याद रखिए, आर्कियोपेट्रिक्स को जीवाश्म पक्षी कहते हैं, जीवाश्म पक्षी कहते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन ही है। सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन ही पाया जाता है, 46% लमसम पाया जाता है। ठीक है, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर के लिए किसका प्रयोग किया जाता है मापने के लिए? तो वोल्ट मीटर का। वही धारा मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर जो है हमेशा समांतर क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। वही अमीटर जो है सीरीज में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में। अमीटर श्रेणी क्रम में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में। आगे चलते हैं हम लोग, 30 के बाद 31 देखेंगे। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। 31 का सी हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। अब आइए देखते हैं ये आपातकाल जो है भाग 18 में है आपातकाल। ठीक है, और ये 352 से लेके 360 तक अनुच्छेद है इसमें, जिसमें आपातकाल की 352 की बात कर रहा है। ठीक है, तो 352 जो है ना जब लगता है तो 358 और 359 आपको जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। 358 का मतलब है 19 आर्टिकल आपसे छिन गया। जैसे ही 352 लगा ठीक है आपका आर्टिकल 19 छिन जाएगा। और ये तभी 352 जो है ठीक है ये 19 आर्टिकल तभी छिनेगा जब बाह्य आक्रमण हो। क्या हो? बाह्य आक्रमण हो, बाह्य आक्रमण हो। आंतरिक आक्रमण में ये नहीं छीन सकता है। ठीक है, ये नहीं छीन सकता है, 19 नहीं छीनेगा आंतरिक आक्रमण में। ठीक है, तो बाह्य आक्रमण में ही आप 358 जैसे 352 लगेगा 358 लग जाता है, 358 लग जाता है। और ये कब लगेगा? जब बाह्य आक्रमण हो। ठीक है, आंतरिक नहीं। ठीक है, और 359 की अगर बात करें ठीक है तो 352 के लगने के बाद ये राष्ट्रपति के मूड पे डिपेंड करता है, राष्ट्रपति के मूड पे डिपेंड करता है कि वो 19 आर्टिकल को छोड़ के जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसमें भी 20 और 21 को छोड़ के ठीक है राष्ट्रपति जिसको भी चाहे, जितने समय के लिए चाहे, जिस एरिया में चाहे 352 को एप्लीकेबल कर सकता है। ठीक है, ये 319 जो कि अन्य मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि आपातकाल जो है कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी के। कौन सा आपातकाल? तो यही मौलिक अधिकार को ख़त्म करने वाला। ऐसे आपातकाल खाली बोलेगा तो 1935 से लिया गया है। ठीक है, 1935 से लिया गया है। ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार वाला आपातकाल जो है, मौलिक अधिकार वाला, वो कहाँ से लिया गया? तो जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। आगे चलते हैं। प्राक्कलन समिति की अगर बात करें तो प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है जिसमें सिर्फ केवल लोकसभा के 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष जो होता है सत्ता पक्ष का ही होता है। इसका काम होता है बजट पे बहस करना, इसलिए इसको आकलन समिति या मितव्ययता समिति भी बोलते हैं। आकलन समिति या मितव्ययता समिति भी बोलते हैं किसको? प्राक्कलन समिति को। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत का संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है?
तो संचित निधि की बात किया है, संचित निधि की बात किया है, संचित निधि तो वो प्रॉपर संसद से ही निकाला जा सकता है, वित्त मंत्री नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति, संसद से। संसद की अगर बात करें तो संसद आर्टिकल 79 में है। और वही संचित निधि की बात करें तो 266 के 1 में आता है, ठीक है, 266 में संचित निधि है, ठीक है। और संचित निधि की अगर बात करें, और क्या बात कर सकते हैं, संचित निधि की बात करें तो 1950 में इसका स्थापना संचित निधि, और आकस्मिक निधि का स्थापना, आकस्मिक निधि जो है, ठीक है, ये आपका 1919 कहते हैं, सॉरी, ये आपका 267 में है, 267 आर्टिकल में आकस्मिक निधि, 66 में संचित निधि, ठीक है। एक क्वेश्चन छूट गया था, प्राक्कलन समिति की अगर बात करें, प्राक्कलन समिति इसका स्थापना 1950 में किया गया था जॉन मथाई के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान विधि के समक्ष क्षमता की बात कर रहा है, विधि के समक्ष क्षमता किस देश से लिया गया, ठीक है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया, लेकिन अमेरिका के संविधान से विधि के समान संरक्षण अधिनियम अगर पूछेगा तो अमेरिका से लिया गया, लेकिन विधि के समक्ष खाली बोलेगा तो ब्रिटेन से लिया गया। निम्नलिखित में से संविधान में से संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग से उल्लेख किया गया, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया, तो भाग 20 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, अभी तुरंत संशोधन प्रक्रिया 20 से लिया गया, ठीक है। और संशोधन प्रक्रिया कहाँ, दक्षिणी अफ्रीका का है, कहाँ का है, दक्षिणी अफ्रीका का, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे है 36 नंबर, भाषाओं का उल्लेख, दल बदल नियम, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन, भूमि सुधार अधिनियम, तो भूमि वाला आपका 9वां हो जाएगा, 9वां, ठीक है। 73वां आपका 11वां हो जाएगा, दल बदल आपका 10वां हो जाएगा, और भाषा आपका 8वां हो जाएगा, भाषाओं का उल्लेख 8वां हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग कौन था, तो प्रथम विधि आयोग की अगर बात किया है, प्रथम विधि आयोग की बात किया तो लॉर्ड मैकाले था, ठीक है। 1833 के तहत 1833 में क्या हुआ था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, और पूर्ण रूप से व्यापार को बंद कर दिया गया, पूर्ण रूप से व्यापार जो है क्या हो गया, बंद हो गया, ठीक है, पूर्ण रूप से व्यापार बंद हो गया, ठीक है। और कंपनी जो हो गई पूर्ण रूप से प्रशासनिक हो गई, क्या हो गई, प्रशासनिक हो गई, क्यों, 1833 के एक्ट के तहत। और एक क्वेश्चन इससे बन सकता है कि 1833 में जो है, 1833 एक्ट के तहत कंपनी पूर्ण प्रशासनिक हो गई, और कंपनी में किसी भी तरह के भारतीयों को के साथ भेदभाव नहीं किया जाने लगा, मतलब भेदभाव पे प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। औषधि क्रांति प्याज और झींगा से संबंधित है, तो प्याज झींगा आपका हो जाएगा गुलाबी क्रांति, कौन सा क्रांति, गुलाबी क्रांति। वही लाल आपका टमाटर और मांस है, लाल आपका, नीला आपका मत्स्य है, और गोल्डन आपका बागवानी और शहद है, बागवानी और शहद है। किन दो संस्थाओं ने ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन 1944 में हुआ, और इसी के सम्मेलन से 2 संस्थाएं निकली, एक आपका IMF, ठीक है, और एक आपका विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बैंक, ठीक है, दोनों 1945 में स्थापित हुए, ठीक है। आगे चलते हैं। किस भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो अब RBI का अगर बात करें, RBI, तो RBI का स्थापना जो था हिल्टन आयोग के द्वारा हुआ, कौन से आयोग, हिल्टन आयोग के द्वारा हुआ। कब हुआ स्थापना, तो 1 अप्रैल 1935 को हुआ, और ये जो स्थापना हुआ एक्ट 1934 के तहत हुआ, RBI का एक्ट था 1934, उसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुआ, और इसका
राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ, 1949 को हुआ, 1/1/1949 को हुआ। ठीक है, राष्ट्रीयकरण। अगर हम बात करें आरबीआई के लोगों में, आरबीआई के लोगों में किसका किसका रहता है, तो एक तो तार का वृक्ष रहता है, और तार का वृक्ष रहता, और शेर पहले होता था, उसके बाद क्या कर दिया गया, उसके बाद बाघ कर दिया गया। ठीक है, तो तार का वृक्ष और बाघ अभी आरबीआई के लोगों में है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है, तो हिंदू राष्ट्र का विचार जो है, ठीक है, हिंदू राष्ट्र का विचार वी.डी. सावरकर का, वी.डी. सावरकर। भारत में आयकर जो है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। क्या है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है, तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। ठीक है, केरल का मोहिनीअट्टम है, केरल का मोहिनीअट्टम है। उड़ीसा का ओडिसी ही है, और करगम कर्नाटक का है, करगम कर्नाटक का। ठीक है, हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल से है, हिमानी उत्तम परम का संबंध किस खेल से है, ठीक है, तो मलखम। किस खेल से है, मलखम से। निपक्ष आंदोलन की अगर बात करें तो दादू दयाल, निपक्ष आंदोलन की अगर बात करें तो दादू दयाल। ठीक है, निपक्ष आंदोलन की अगर बात करें तो दादू दयाल। ठीक है, वही चेतन को गौरांग पंडित कहा गया। क्या कहा गया, निमाई पंडित या गौरांग पंडित बोला गया है। ठीक है, ड्रकमा क्या है, ड्रकमा सिक्का किसने चलाया, तो एक प्रकार का सिक्का जिसे ग्रीक ने चलाया था। ड्रकमा एक प्रकार का सिक्का जिसे ग्रीक ने चलाया था। बाढ़ के दौरान वर्ष के नए एल्यूमीनियम का जवाब जो मिट्टी को उर्वरता बढ़ाता है उसको बोलते हैं खादर। क्या बोलते हैं, खादर। ठीक है, खादर बोलते हैं। ठीक है, आगे चलो। वह समुद्री सीमाएं जहाँ तापमान तेज़ी से गिरती है, जहाँ तापमान जो है तेज़ी से गिरती है, तापमान तेज़ी से गिरती है, वह समुद्री सीमाएं जहाँ तापमान है। थर्मोकेलाइन क्या कहलाती है, थर्मोकेलाइन कहलाती है। थर्मोकेलाइन तापमान तेज़ी से गिरती है, थर्मोकेलाइन कहलाती है। ठीक है, आगे चलो। बेसल मापदंड क्या है, बेसल मापदंड जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति की शुरुआत शब्द का प्रयोग किसने किया था, अर्नाल्ड टैम्बी ने किया था औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग। और सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ आया, तो इंग्लैंड में आया 1760 से 1830, 1760 से 1830 इंग्लैंड में आया। ठीक है, इंग्लैंड में आया औद्योगिक क्रांति। वही भारत में बोलेगा औद्योगिक नीति कब आया, औद्योगिक नीति तो 1948 में आया। कब आया, 1948 में आया। ठीक है, यहीं पे समाप्त होता है 50 का सेट। ठीक है, और कुछ हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट तथ्य। चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भारत का प्रथम मानव का साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से मिला है। ठीक है, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। एक ही कब्र में 3 कंकाल दमदमा से मिला है। 3 कंकाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 कंकाल जो है कहाँ से मिला है, दमदमा से मिला है। गर्तावास बुर्जहोम जम्मू कश्मीर। मानव के साथ कुत्ते दफनाने बुर्जहोम। ठीक है, गर्तावास बुर्जहोम। जुता हुआ खेत का साक्ष्य कालीबंगा। अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा और लोथल। ठीक है, आगे चलते हैं। कालीबंगा लोथल आगे अगर बात करें, ठीक है, युग्म समाधियों का प्रमाण कालीबंगा लोथल। अग्निकुंड कालीबंगा लोथल। युग्म समाधि कालीबंगा। नक्काशीदार ईंट का अगर बोलेगा तो कालीबंगा में। नर्तकी की कांस्य मूर्ति मोहनजोदारो में। सबों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा में। सबों को जलाने में जौ से जलाने में। 3 मुख वाले देवता की प्राप्ति मोहनजोदारो में। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ बनवाली में। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बनवाली में हुआ। ठीक है, उन्नत जल प्रबंधन धोलावीरा में। जो धोलावीरा में। ठीक है,
शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम धोलावीरा से, ठीक है। वैसा हड़प्पा स्थल जो 3 भागों में धोलावीरा में, शैलकृत स्थापत्य प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त है धोलावीरा से, ठीक है। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ मेहरगढ़ से, ठीक है, मेहरगढ़ से। आगे अगर बात करें कृषि का प्रथम मेहरगढ़ से। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है, चावल का प्रथम या प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डियाबाद से। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल से हुआ है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल से हुआ है, ठीक है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जैव है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है, कहाँ है? भोपाल में। ये अच्छा क्वेश्चन है, भोपाल में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल और सुरकोटदा है, ठीक है, लोथल और सुरकोटदा है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने बोला था? पिगट ने बोला था, ठीक है, पिगट ने बोला था। चलिए यहीं पे अपनी जर्नी समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम आगे भी इसी तरह लाते रहेंगे, ठीक। थोड़ा लिखने में भी प्रॉब्लम हो रहा है, बाद बाकी बोर्ड का व्यवस्था हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।